जो कि किसकी डायरेक्शन में, थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, हमको डायरेक्शन करंट की माना गया है, ठीक है। जो हमारी फिंगर्स हैं, फिंगर्स जो है वो डायरेक्शन में है किसकी, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की डायरेक्शन में, फिंगर्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिस तरफ आपकी फिंगर्स हैं उस तरफ आपका पॉइंट ऑफ। तो अब जो काम करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाली सीरीज में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जहां पे भी इलेक्ट्रिक करंट होता है, जहां पे भी इलेक्ट्रिक करंट है वहां पे कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसके बेसिस पे क्या क्या हमारे पास फॉर्मूले हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, आज उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बताया गया कि जहां पे भी इलेक्ट्रिक करंट होगा वहीं पे मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो हैं सर वो पाए जाते हैं, और इसको बताने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम क्या था, ओरेस्टेड था, ठीक है। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट जो हुआ, ओरेस्टेड्स एक्सपेरिमेंट जो है उन्होंने बताया था कि जहां पे भी इलेक्ट्रिक करंट है वहां पे कौन सा इफेक्ट पाया जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट पाया जाता है, ठीक है। तो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से आपको ये पता चला था कि जहां पे भी इलेक्ट्रिक करंट है वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो कितना मैग्नेटिक इफेक्ट पाया जाता है, उसके लिए शुरुआत जो है वो आपके चैप्टर की होती है बायोट सेवर्ट्स लॉ से, ठीक है। बायोट सेवर्ट्स लॉ से हम शुरुआत कर रहे होंगे, बेसिक सी चीजें हैं, यहां से कंसेप्ट जो है वो समझते हुए हम आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहां पे भी इलेक्ट्रिक करंट है वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट पाया जाता है। इसको बताने वाला सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो था उसका नाम क्या था, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो हमने दो कंसेप्ट मेन पढ़ने होते हैं। एक जो वर्ड है बेटा वो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम बात करेंगे, और दूसरा जो कंसेप्ट है सर वो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। ये दो चीजें जो है ना वो हमने पढ़नी है। एक वर्ड है मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा जो वर्ड है वो हमारे पास नाम है मैग्नेटिक फोर्स। ये दो चीजें जो हैं, ये दो कंसेप्ट जो हैं वो आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। अलग अलग फिगर के लिए क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास बनते हैं, और अलग अलग सिचुएशन में क्या क्या मैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं वो बन रहे होते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है मैग्नेटिक फील्ड जानने की कोशिश, जिसमें हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है बायोट सेवर्ट्स लॉ को। बायोट सेवर्ट्स लॉ ने क्या कहा है, कोई भी करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो कर रहा है कितना, आई। तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से, इस करंट की वजह से किसी भी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये बात आप जानना चाहते हैं। ये हमारे पास एक वायर है, वायर में क्या है, करंट, इस करंट की वजह से इस पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये बात जो है वो आप पता करना चाहते हैं। और ये बात जब पता करना चाहेंगे तो चीजें जो है वो क्या करनी है आपने, यहाँ पे इन्होंने कहा कि मैं पूरी वायर की वजह से जो फील्ड है वो नहीं बता पाऊंगा। तो इन्होंने क्या बोला कि एक टुकड़ा जो है वो छोटा सा पकड़ना है, और एक छोटे से टुकड़े के बारे में जब बात हुई तो इन्होंने करंट का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ा, जिसको आपने एक छोटा सा एलिमेंट नाम दिया डीएल, ठीक है। तो ये जो आईडीएल है, ये आईडीएल जो है वो क्या बन गया, आई का मतलब करंट और डीएल का मतलब एलिमेंट। तो आईडीएल जो है सर वो हमारे पास बन जाता है करंट एलिमेंट। और करंट एलिमेंट के बारे में अगर बात करूं तो करंट एलिमेंट जो है सर वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ करंट। जो डायरेक्शन किसकी है, सेम एज दैट ऑफ करंट। जो डायरेक्शन किसकी है, करंट की, वही डायरेक्शन किसकी होती है, करंट एलिमेंट की होती है। ये चीजें जो है ना वो हमें पता है, ठीक है। कि काम कि एक करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये बताया तो किसने, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ने। कितना होगा इसको बताने के लिए कौन आया, बायोट सेवर्ट्स लॉ। एक वायर पकड़ी, वायर का एक करंट कैरिंग छोटा सा टुकड़ा ले लिया, इस करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट को नाम दिया गया करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट इज आइडियल हैविंग एरो साइन ओवर इट। और अगर ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन करंट की वही डायरेक्शन करंट एलिमेंट की। फिर क्या कहा कि इसको सेंटर पॉइंट को पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से ज्वाइन कर दीजिए। सेंटर पॉइंट को पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से ज्वाइन करा, करंट की डायरेक्शन से आप जो है पॉइंट की तरफ आते हैं तो ये एंगल जो है वो क्या बन जाता है, थीटा बन जाता है। तो इन्होंने क्या समझाया कि जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी वजह से वो होगा आइडियल साइन थीटा और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसके बारे में जो इन्होंने बताया कि करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होगा आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट को वैल्यू दी गई म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये काम क्या बन गया, आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कि डीबी के बारे में बात हुई तो डीबी जो है वो बराबर है म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया, ठीक है। कि ये मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से कितना होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। म्यू नॉट बाई 4 पाई की बात करता हूं तो म्यू नॉट बाई 4 पाई जो है वो किसके बराबर है, 10 की पावर माइनस का 7 के बराबर है।
म्यू नॉट बाई 4 पाई जो है वो किसके बराबर है, 10⁻⁻⁷ के बराबर है। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हम सब जानते ही हैं, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है सर, ठीक है। 10⁻⁻⁷। अगला जो काम है इस म्यू नॉट बाई 4 पाई की डायमेंशन अगर मैं बताना चाहूंगा तो म्यू नॉट बाई 4 पाई को अगर मैं वहीं रखूं तो क्या हो गया, डीबी इंटू में आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कितना, आई डी एल, और इंटू में कितना हो गया, साइन थीटा। इस तरीके से काम कर लिया। और ये वैल्यू जो है सर, ये वैल्यू किसके बराबर है, म्यू नॉट बाई 4 पाई के बराबर है। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 10⁻⁻⁷ बना। ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किस में होगा, टेस्ला में। डिस्टेंस है तो किस में हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में। मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में, डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर में, करंट है तो किस में, एम्पियर में, डीएल है तो किस में, मीटर में। साइन थीटा की होगी नहीं, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो ये आंसर जो है सर वो किस में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा टेस्ला मीटर एम्पियर -1। ये इसकी एसआई यूनिट जो है ना वो हो जाएगी, ठीक है। इतनी बातें, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और इस तरीके से काम जो है वो हमने करा, ठीक है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे न्यूमेरिकल्स में भी इस्तेमाल होता है, कि इस पी पॉइंट को उठा के अगर मैं इस वायर पे ले आऊं, पी पॉइंट को उठा के अगर मैं वायर पे ले आऊं तो मैं क्या कहूंगा कि पॉइंट लाइज ऑन वायर, पॉइंट लाइज ऑन वायर। अगर मेरा पॉइंट जो है वो वायर पे लाई करता है, पॉइंट लाइज ऑन वायर पे अगर मैं बात करूं तो थीटा जो है सर वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। कि ये पी पॉइंट जो है इसको उठाया, और पी पॉइंट को उठा के कहां ले गए हम, पी पॉइंट को वायर के ऊपर ले गए। पी पॉइंट को वायर के ऊपर ले जाएंगे तो ये थीटा जो है ये घटता 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 ठीक कितना हो जाएगा, एक टाइम पे 0 बन जाएगा। तो थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 0। तो डीबी के बारे में बात करेंगे तो डीबी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा, और थीटा की जगह जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 0, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, आर स्क्वायर। और साइन 0 जो है सर वो 0 होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का आंसर जो है वो कितना पता चल गया, 0 के बराबर, ठीक है। कि अगर वायर के ऊपर ही पॉइंट लाई करता है, खुद के करंट की वजह से वायर के ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि यही पी पॉइंट अगर कहां चला जाए, वायर के ऊपर चला जाए, पॉइंट वायर के ऊपर अगर चला जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर कितना हो जाता है, 0 के बराबर, ठीक है। ये बातें जो है वो पता होनी चाहिए। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला पढ़ लिया, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ लिया, डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसको क्या नाम है यहाँ पे, ये आइडियल साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई कितना है, आर स्क्वायर। कि डीबी की वैल्यू कितनी है, डीबी की वैल्यू है म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये काम जो है ना वो हमने करा। अब मैग्नेटिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें जाने के लिए आपने इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर से ही डिवाइड कर दिया। तो डीबी के बारे में बात करी गई, तो डीबी जो है वो क्या हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई हो गया, इसको ये जो है ये क्या हो गया, आइडियल इंटू में कितना हो गया, आर, और इंटू में कितना हो गया, साइन थीटा, आइडियल आर साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, आर क्यूब। इस तरीके से काम कर लिया। म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आपने आर से मल्टीप्लाई करा, आर से डिवाइड करा, आर स्क्वायर इंटू आर करा तो क्या हो गया, आर क्यूब। आइडियल आर साइन थीटा, ये वैल्यू जो है ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। ये वैल्यू किसके बराबर है, बी, और इंटू में साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये कंसेप्ट क्या बन गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई बन गया, ए बी साइन थीटा, तो ए क्रॉस बी बन जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई कितना हो गया, आर क्यूब बन गया। और क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है तो ये आंसर जो है वो क्या बन जाएगा, डीबी वेक्टर हमारे पास बन गया। म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है, मैंने आर से मल्टीप्लाई करा, आर से डिवाइड करा, आर स्क्वायर इंटू आर करा तो आर क्यूब। आइडियल आर साइन थीटा, ए बी साइन थीटा क्या होता है, ए क्रॉस बी। और क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है तो ये आंसर क्या बन जाएगा, डीबी वेक्टर हमारे पास। तो डीबी वेक्टर जो है वो आपने बता दिया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म जो है वो बन गई है बायोट-सैवर्ट्स लॉ की। अब इसकी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में काम करेंगे। एप्लीकेशंस को अगर मैं देखता हूं तो व्हाट आर वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ, बायोट-सैवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कोयल, एक सर्कुलर कोयल है और सेंटर ऑफ सर्कुलर कोयल पे बात करनी है। सर्कुलर कोयल के अंदर करंट है, और सर्कुलर कोयल के अंदर जब करंट है, ठीक है, एक सर्कुलर कोयल है जिसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, उसके सेंटर पे बताओ कि उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ये काम आपने करना है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये काम जो है इस वायर के अंदर जो है, एक सर्कुलर कोयल के अंदर करंट जा रहा है आई,
इसके सेंटर पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड बताना है, और सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो मान लो इसकी रेडियस लगा लो, या ये जो डिस्टेंस है इसको क्या कह देता हूँ, स्मॉल आर कह देता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपने बताना है इस करंट की वजह से। तो सेंटर जो है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे अगर मैं बताऊं पूरे सर्कुलर कोयल की वजह से, तो आंसर आता है सर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू में आर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर। आई करंट है और आर यहाँ पे किसका काम कर रहा है, रेडियस का। अगर मेरे पास एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो 4 मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, एन से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये चीज आपको पता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो मुझे क्या पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस कह लो या डिस्टेंस कह लो। तो मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस का रिलेशन जब देखा गया तो आर के साथ इसका जो रिलेशन है वो कैसा जा रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जा रहा है। रिलेशन जो है सर वो कैसा जा रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ये चीज जो है वो आपने कर ली। अब ये तो कैसी कोइल के लिए निकाला है, सर्कुलर कोइल के लिए। सर्कुलर कोइल के लिए हमने कर लिया। कई बार जो है वो क्या कह सकता है, ठीक है। सर्कुलर कोइल के बाद अगर मैं बात करूं सेमी सर्कल के लिए आंसर पूछ लिए, तो सेमी सर्कल का मतलब आधा सर्कल है, तो सर्कल वाला जो आंसर है, ठीक है, उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। सर्कल वाला डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2। क्योंकि अगर हम बात करें तो सर्कल के लिए लेंथ कुछ भी है तो सेमी सर्कल के लिए लेंथ क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। लेंथ आधी हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, आधा। कितना था आंसर, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r तो था ही, ठीक है। किससे और डिवाइड कर देना है, 2 से। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना, 4r। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करा। समझ आ रही है ये चीजें कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेंटर पे कितना आंसर था, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना है, 2r। n नंबर ऑफ टर्न्स है तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, n से। ऐसे ही सेमी सर्कल के लिए बात करूं तो सर्कल वाला जो आंसर है उसको किससे डिवाइड कर दिया, 2 से। सर्कल वाला कितना है, म्यू नॉट आई बाई 2r मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया, 2। तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4r। इस तरीके से चीजें आपने कर ली। नेक्स्ट अगला जो काम है वो हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास इस तरीके से कोई हिस्सा अवेलेबल है, कोई आर्क अवेलेबल है, और आर्क अगर कोई अवेलेबल है तो मान लो उसने जो एंगल बना रखा है वो एंगल किसके बराबर है, अल्फा के बराबर, ठीक है। यहां पे तो पूरा जो है सर्कल आपके पास है, पूरा सर्कल है तो एंगल पूरा कितना था, 2 पाई डिग्री का है, 360 डिग्री का एंगल है। अगर इसका कोई आधा सेक्शन ले लिया तो क्या हो जाता है, म्यू नॉट आई बाई 4r हो जाता है। लेकिन अगर आपने कुछ छोटा सा ही पोर्शन उसका उठाया, मान लो बस इतना सा पोर्शन जो है ना वो उठा लिया आपने, इतना सा पोर्शन उठाया, तो ये अल्फा के लिए जब हमने बात करी तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर एनी आर्क, एक आर्क के लिए बात करनी है तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अल्फा डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, ठीक है। इसके लिए जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अल्फा डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। ये बातें जो हैं वो पहली एप्लीकेशन आपकी है जिसके बेसिस पे आपने करनी है। क्या, एक सर्कुलर कोइल के लिए आंसर पता है, लेंथ को आधा करा तो सेमी सर्कल बन गया, और छोटा सा कोई पोर्शन पकड़ा है। ये अल्फा जो है, खास बात क्या है कि ये अल्फा जो एंगल है, ये अल्फा एंगल जो है वो रेडियन में है। अल्फा जो एंगल है वो किस में है, रेडियन में। म्यू नॉट आई अल्फा डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। ये चीजें जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये काम आपने करा। नेक्स्ट जो चीजें हैं उन पे अगर हम बात करें तो एक वर्ड जो काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के लिए आपके लिए, दैट इज योर राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल के बेसिस पे यहाँ पे सवाल बनते हैं। एक दो सवाल जो है वो मैं आपको करवा भी रहूंगा। राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल के बारे में अगर आप देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाने के लिए काम आएगा कि आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बता पाएंगे, राइट हैंड पाम रूल से बता पाएंगे। करंट की डायरेक्शन में कौन है, थंब। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की डायरेक्शन में कौन है, फिंगर्स। तो जो हमारी पाम है वो डायरेक्शन देती है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। करंट जो है उसकी डायरेक्शन को दिखाया गया है किससे, थंब से। आपकी जो फिंगर्स हैं वो डायरेक्शन देती हैं किसकी, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की। तो जो आपकी पाम है, पाम किसकी डायरेक्शन देगी, पाम डायरेक्शन देगी मैग्नेटिक फील्ड की। इस तरीके से अगर मैं बात करूं कि ये जो है इस तरीके से हमारा राइट हैंड है, तो ये जो एक थंब है जो कि किसकी डायरेक्शन में, थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब को डायरेक्शन करंट की माना गया है, ठीक है। जो हमारी फिंगर्स हैं, फिंगर्स जो हैं सर वो डायरेक्शन में है किसकी, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की डायरेक्शन में। फिंगर्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जिस तरफ आपकी फिंगर्स हैं उस तरफ आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जहां मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो ये जो है ये हमारे पास क्या है, पाम है। और इस पाम के बारे में अगर मैं बात करूं तो पाम डायरेक्शन देता है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। पाम डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। पाम इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये काम जो है ना वो आपने करना है कि आपके पास ये इस तरीके से चीजें हैं कि थंब की डायरेक्शन जो है वो किसकी तरफ है, करंट।
पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की तरफ आपकी क्या है, फिंगर्स हैं, तो पाम किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड की। मान लो एग्जांपल के तौर पे वैसे ही बात करें कि ये हमारे पास करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। एक पॉइंट जो है वो P है और एक पॉइंट जो है वो क्या है, Q। हमें इन पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देनी है। कैसे देंगे कि सर करंट जो है, करंट की डायरेक्शन में कौन हो गया, थंब हो गया। P पॉइंट की तरफ उंगलियां खोल ली तो इस तरफ से खुल गई, तो मेरी पाम जो है वो कहाँ जा रही है, अंदर। अंदर का मतलब किससे डायरेक्शन दी जाएगी, क्रॉस से दी जाती है, ठीक है। इनवर्ट्स का मतलब क्या होता है, क्रॉस। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं Q के बारे में, तो करंट तो ऐसे जा रहा है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ है, उस तरफ है, तो डायरेक्शन जो है सर वो कैसी आ जाएगी, आउटवर्ड आ जाएगी। तो राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल जो है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस जो है मान लो मैं लगाता हूं, ठीक है। एक बेसिक सा सवाल जो कई बार पूछा भी जाता है, अगर ये कंसेप्ट जो है वो हमने करना है, इस तरीके से डाटा जो है ना वो दिखा रखा है। एक इस तरीके से सेक्शन मेरे पास है जिसमें इस तरीके से करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। ये जो डायरेक्शन है ये किसकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन जो है ना वो इस तरीके से दिखा रखी है। ये करंट है, इस तरीके से करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, और करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो आपने इसके सेंटर पे कहीं जाके ये मिल रहे होंगे ऐसे। जो सॉलिड पोर्शन है वो एग्जिस्ट कर रहा है, जो डॉटेड है वो आपने बस सिमिट्री के लिए दिखाया है। इस P पॉइंट पे आपने क्या बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है कि इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ये एंगल जो है सर ये कितना दिखा रखा है, अल्फा। और इस पहले वाले जो आर्क है, पहले वाली आर्क की रेडियस मान लो A है, और दूसरे वाली जो आर्क है उसकी रेडियस जो है वो हमने कितनी मान ली, B मान ली, ठीक है। ये जो रेडियस है ये कितनी मान ली, A, और ये वाली रेडियस जो है वो क्या मान ली, B। इस तरीके से काम है। तो आपको जितने भी सेक्शंस दिखा रखे होते हैं सभी की वजह से फील्ड बताना होता है। तो एक सेक्शन ये मेरे पास है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, 1। ये वाला सेक्शन है इसको क्या नाम दे दिया, 2। ये वाला जो सर्कुलर आर्क है इसको 3, और ये वाला जो पोर्शन है इसको नाम क्या दे दिया, 4। ये 4 सेक्शन जो है वो आपके पास थे, चारों को नाम जो है वो आपने दे दिया। अब अगर मैं बात करूंगा तो ये फर्स्ट वाला है सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला पता है। ये स्ट्रेट वाले के बारे में अगर मैं बात करूं तो P पॉइंट इसी के एक्सिस पे लाई कर रहा है। पॉइंट अगर वायर पे ही लाई करता है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, क्योंकि थीटा 0 हो जाता है। ऐसे ही फोर्थ वाले की बात करूंगा तो फोर्थ वाला भी कहां, वहीं पे ही लाई कर रहा है, तो उसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4, और सेकंड और 4 दोनों का आंसर जो है सर वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, क्योंकि वो वहीं पे ही लाई कर रहा था। सही है इतनी बात। तो नेक्स्ट जो काम है सर वो क्या बताना है, किसका, फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाले के लिए बात करूं तो फॉर्मूला, आर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अल्फा डिवाइडेड बाई कितना, 4 पाई आर होता है। म्यू नॉट आई अल्फा डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। आर पहले वाले के लिए जो रेडियस है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। अब अगर मैंने काम करना है किसके लिए, थर्ड के लिए, थर्ड के लिए काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अल्फा डिवाइडेड बाई कितना है, 4 पाई, और रेडियस, रेडियस जो है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है, ठीक है। कि मैग्नेटिक फील्ड एक आर्क की वजह से बताना है। ये हमारे पास एक आर्क है, इस आर्क की रेडियस कितनी है, ए। ये वाली आर्क है, इसकी रेडियस जो है वो कितनी है, बी। तो फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई अल्फा डिवाइडेड बाई 4 पाई ए, म्यू नॉट आई अल्फा डिवाइडेड बाई 4 पाई बी। अब इनको ऐड करूं, परपेंडिकुलर पे हैं या फिर अपोजिट हैं, उस चीज को चेक करने के लिए क्या है, राइट हैंड पाम रूल है। राइट हैंड पाम रूल ने क्या कहा, करंट ऐसे जा रहा है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P कहां है, नीचे की तरफ, डायरेक्शन कहां आ रही है, बाहर। तो पहले वाले की जो डायरेक्शन है सर वो कहां है, आउटवर्ड है। ये बात आपको क्लियर है। राइट हैंड पाम रूल थर्ड पे लगाऊंगा तो करंट कहां जा रहा है, ऐसे करके करंट जा रहा है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन नीचे, तो ये डायरेक्शन कहां जा रही है, इनवर्ड जा रही है, तो इसको क्या लिख लिया, क्रॉस से लिख लिया, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करके ये काम करा। अब एक डायरेक्शन अंदर है, एक डायरेक्शन बाहर है, तो बड़े वाले में से किसको माइनस कर दो, छोटे को, क्योंकि डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो काम क्या करना है आपने, कि ये रेडियस, ए वाली रेडियस कम है, तो B1 का आंसर जो है सर वो क्या रहेगा, ज्यादा, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो सही थी। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बी नेट अगर बताना पड़ जाए तो बी नेट जो है सर वो आंसर क्या होगा, बी नेट आंसर होगा B1 माइनस का B2। B1 में से किसको माइनस कर दीजिए, B2 को। तो B1 में से B2 को माइनस करा तो ये आंसर क्या आ गया, म्यू नॉट आई अल्फा डिवाइडेड बाई कितना, 4 पाई ए, बड़े वाला, माइनस म्यू नॉट आई अल्फा डिवाइडेड बाई ये वाली रेडियस कितनी है, 4 पाई बी के बराबर है। ये काम आपने कर लिया, म्यू नॉट आई अल्फा बाई 4 पाई ए, ये क्या हो गया, म्यू नॉट आई अल्फा डिवाइडेड बाई 4 पाई बी। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करा। तो बी नेट जो है वो आपने बताना था, इस तरीके से आपने बता दिया। तो बी नेट की वैल्यू बताऊंगा, बी नेट अगर बताना है तो बी नेट क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई, इसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बच गया, 1 बाई ए माइनस कितना है, 1 बाई बी। म्यू नॉट आई डिवाइडेड अल्फा और रह गया, म्यू नॉट आई अल्फा डिवाइडेड बाई 4 पाई, कॉमन लिया तो 1 बाई ए
-1/b, और डायरेक्शन बड़े वाले की डायरेक्शन क्या थी, आउटवर्ड थी, तो यहाँ पे क्या वर्ड लग जाएगा, डॉट। एक बार दोबारा देख लें क्वेश्चन को, ध्यान से समझें कि चीजें करनी क्या कुछ है। 4 सेक्शन है, चारों का फील्ड निकालोगे, इसके बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट पे लाई कर रहा है तो आंसर कितना हो गया, 0। फोर्थ वाले के भी बिल्कुल कहाँ एक्सिस पे लाई कर रहा है तो आंसर कितना है, 0। इसके बारे में बात करनी है, इसके बारे में, इन दोनों के बारे में बात करनी है, तो काम जो वो क्या कर लिया, म्यू नॉट आई अल्फा डिवाइडेड बाई 4 म्यू नॉट आई अल्फा डिवाइडेड बाई 4 ये डॉट से ये क्रॉस से, बड़े वाले में से किसको माइनस कर रहा हूं, छोटे वाले को, बड़े वाले में से ये b1 माइनस b3 है, ये जो वैल्यू है वो कितनी है, b1 माइनस b3, इनको सोल्व कर लिया, आंसर जो है वो आपके पास बन जाएंगे। ठीक है, ये काम जो है वो आपने करना है। ये कौन सा पोर्शन था, ये सर्कुलर वाला सेक्शन जो है ना वो हमने ट्राई करा। अब नेक्स्ट जो है सेकंड जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 2, एप्लीकेशन नंबर 2 के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो एप्लीकेशन नंबर 2 हमारे पास किसके लिए है, फॉर स्ट्रेट कंडक्टर के लिए है। ठीक है, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हम काम करते हैं। इसमें फॉर्मूले काफी हैं। ठीक है, इस चैप्टर में जो है फॉर्मूले काफी हैं, तो आपको वो चीजें जो हैं वो लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके काम बनेगा। तो वर्ड है फॉर स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर के लिए चीजें जो है वो कैसे चलेंगी, सुने ध्यान से। स्ट्रेट कंडक्टर के लिए जब हम काम करते हैं तो कंसेप्ट जो है वो आपके पास क्या होगा, एक स्ट्रेट कंडक्टर जो है इस तरीके से आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है। पहले फाइनाइट की बात कर लेते हैं। इसमें करंट जो है सर वो कितना है, आई। ठीक है, कोई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है ये फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब आपके इसके एंड पॉइंट्स जो है वो देख पा रहे हैं। एंड पॉइंट्स अगर आप इसके देख पा रहे हैं तो चीजें जो है क्या कर लिया आपने, कि एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है पी जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, ये पी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, जिसका डिस्टेंस जो है सर वो डिस्टेंस कितना मान लिया मैंने, आर मान लिया, कि सेंटर से जो ये पी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितने के डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, इट इज लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर। ठीक है, तो हमने करना क्या कुछ होता है, हमने ये देखना है कि ये एंगल्स जो है वो कितने बना रहा है। ठीक है, तो इसका मान लो अपर वाला एस जो है वो एंगल बना रहा है कुछ ओरिजेंटल के साथ, जो लोअर वाला है वो भी कुछ एंगल बना रहा है। ठीक है, तो काम जो है वो क्या बन जाएगा, इस पॉइंट पे ये जो एंगल है वो क्या कह दिया, अल्फा कह दिया। ये वाला एंगल जो है इसको क्या नाम दे दिया, बीटा नाम दे दिया। ये आर पता है, ये करंट है, ये अल्फा है, बीटा है। ये वाला जो हिस्सा है इसको नाम क्या दे दिया, ए। ये वाला जो हिस्सा है इसको नाम क्या दे दिया, बी। जब आप सेंटर से ऊपर वाले पॉइंट की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, जब नीचे वाले को देख रहे हैं तो एंगल कितना है, बीटा के बराबर। तो इस पी पॉइंट पे, सेंटर वाले पॉइंट पे, फाइनाइट वायर के लिए, फॉर फाइनाइट लेंथ, किसके लिए काम कर रहे हैं, पहले फॉर फाइनाइट लेंथ। फाइनाइट लेंथ के लिए जब आप काम कर रहे हैं, फॉर फाइनाइट लेंथ के लिए पी पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूं तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, फॉर्मूला होता है म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। क्या फॉर्मूला है, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर इनटू में कितना, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया, कि चीजें जो है वो क्या बनानी है, कि P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये चीजें जो है वो आपने चलाई। अब इसमें स्पेशल केस जो है वो क्या कर लें, अगर स्पेशल केस आपने करना है, और स्पेशल केस जो है वो क्या हो जाए, फॉर इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए अगर काम करा जाए, फॉर इनफाइनाइट लेंथ या फॉर इनफाइनाइट कंडक्टर, इनफाइनाइट लेंथ के लिए जब काम किया जाएगा, और पॉइंट जो है पहले वाले केस में, पॉइंट लाइज इन बिटवीन, पॉइंट लाइज इन बिटवीन, पॉइंट जो वो कहां लाई कर रहा है, बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ के लिए काम कर रहे हैं, और इनफाइनाइट लेंथ के लिए पॉइंट जो है वो कहां लाई कर रहा है, बीच में। पॉइंट बीच में लाई कर रहा है तो अल्फा और बीटा दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, और दोनों एंगल अगर बराबर हो जाएंगे तो एंगल किसके बराबर है, 90 के बराबर है। ठीक है, पॉइंट लाइज इन बिटवीन, पॉइंट जो वो बीच में लाई कर रहा है, अल्फा और बीटा दोनों बराबर हो जाए, तो ये काम जो है वो क्या हो जाएगा, पी पॉइंट के लिए काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई कितना, 4 पाई आर इनटू में साइन ऑफ पहले वाला कितना है 90 प्लस साइन ऑफ दूसरे वाला वो भी कितना है 90। इस तरीके से काम आपने कर लिया कि P पॉइंट पे बात करनी है तो म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, पहले वाला एंगल 90 है, दूसरे वाला एंगल जो है सर वो भी कितना है 90, साइन 91, दोबारा से साइन 90 करा वो भी कितना हो गया 1, तो काम जो है वो कितना हो गया, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई कितना 4 पाई आर साइन 91 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। इस तरीके से। ठीक है, पहले जो है वो फाइनाइट वाली लेंथ के लिए लिखा है,
फिर आपने जो स्पेशल केस करा, जब इनफाइनाइट लेंथ हो जाती है तो आंसर कुछ इस तरीके से बदल जाता है। ये आंसर किसके लिए वैलिड है? जब पॉइंट कहां लाई कर रहा है? बीच में। अगर पॉइंट एक एंड के पास चला जाए, ठीक है, वो हमारा अगला पार्ट होगा। बी पार्ट अगर मैं देखूं तो उसमें क्या है कि पॉइंट लाइज नियर वन एंड। पॉइंट जो है वो लाई करता है, और कहां लाई करता है? पॉइंट लाइज नियर वन एंड। पॉइंट जो है वो एक लाई कर रहा है, और पॉइंट जो है वो एक एंड के पास लाई कर रहा है। पॉइंट लाइज नियर वन एंड, तो एक एंड के पास लाई कर रहा है, तो जिसके पास लाई करेगा उसका एंगल 0 हो जाएगा, जिससे दूर चला जाएगा वो एंगल जो है वो कितना हो जाएगा? 90। एक एंगल 0 और दूसरे वाला एंगल जो है सर वो कितना हो जाएगा? 90। इस तरीके से काम चलेगा, जिसमें अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बताऊंगा फिर उस पॉइंट पे, तो काम क्या होगा? म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई कितना? 4 पाई आर। म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर इनटू में साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। इस तरीके से प्रोजेक्ट है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो साइन अल्फा वाला काम तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि इसका एंगल जो है सर वो तो कितना था? 0 के बराबर। अब नेक्स्ट जो काम है, बीटा वाला 90 करूंगा, तो बीटा वाला साइन 90 करता हूं तो कितना हो जाता है? 1। म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 4 पाई आर साइन 90, और साइन 90 कितना है? 1 के बराबर। तो आंसर कितना आ जाएगा? म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। ठीक है, ये आंसर जो है ना वो आपके पास आ जाएगा। साइन 90 कितना है? 1। तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। जब पॉइंट एक एंड के पास लाई करता है तो आंसर जो है वो कुछ इस तरीके से चला जाता है। ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन नंबर 2 थी। अब एप्लीकेशन नंबर 3 पे अगर हम काम करें, बायोट सेवर्ट्स लॉ के बारे में काम चल रहा है अभी। एप्लीकेशन नंबर 3, एप्लीकेशन नंबर 3 में हमारे पास एक सर्कुलर कोयल है, और सर्कुलर कोयल इज लाइंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये जो कोयल है, ये कोयल कैसे लाई कर रही है? परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर ये लाई कर रही है। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कुलर कोयल है, और ये सर्कुलर कोयल जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर लाई कर रही है, जिसमें अगर काम करना है तो चीजें जो है वो क्या बन जाएंगी कि ये जो पॉइंट है, ये डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है? ए के बराबर है। ये वाला जो डिस्टेंस है सर, ये जो सर्कुलर आर्क है, ठीक है, इसकी रेडियस जो है वो किसके बराबर है? आर के बराबर है। यहां से लेके यहां तक के पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर हो जाए? स्मॉल आर के बराबर हो जाए। ये डिस्टेंस ए है, ये कैपिटल आर है, वो डिस्टेंस जो है वो क्या है? स्मॉल आर है। तो इस पी पॉइंट पे जो ये एक्सियल पॉइंट है, इस एक्सियल पॉइंट पे अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो आंसर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट। देखो एक बात जो ध्यान से समझनी है, यहाँ पे कैपिटल आर जो है वो क्या है? रेडियस ऑफ कोयल है। कोयल की जो रेडियस है वो किसके बराबर है? कैपिटल आर है। तो पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बताया गया, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आता है, ये याद करना है आपने, म्यू नोट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। म्यू नोट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये बात जो है ना वो आपको पता करनी पड़ेगी कि मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इस तरीके से कंसेप्ट जो है ना वो हमारे पास है। अब इसी में और चीजें अगर हम ऐड करके और सोल्व करना चाहें तो आर स्क्वायर अवेलेबल है। मान लो मैं पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, पाई से डिवाइड कर लेता हूं, तो म्यू नोट डिवाइडेड बाई 2 आई, ठीक है, यहां पे मैंने पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो पाई आर स्क्वायर हो गया। ये पाई लिखा तो यहाँ पे जो चीज है वो क्या हो जाएगी? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इस सारे की पावर कितनी? 3/2। ये काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। ठीक है, म्यू नोट आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी है? 3/2। मैंने पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई से ही मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। इस तरीके से चीजें आपने बना ली। ठीक है, ऐसा करने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि ये पाई आर स्क्वायर जो है सर उसको हम क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। पाई आर स्क्वायर जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं? ए। और अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो उसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया? एन से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर था, पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड करूंगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पाई आर स्क्वायर जो है उसको हम क्या कह देते हैं? ए कह देते हैं। तो ये चीजें क्या बन जाएंगी? एन ए आई। एन ए आई जो है सर वो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बन जाता है, और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अगर बन जाता है तो उसको हम एम से लिखते हैं। एन ए आई, एन ए आई जो है सर वो क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, जो कि क्या हो गया? ये 2 पाई, इसको अगर लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 3/2। तो एम वेक्टर बनाया तो ये बीपी जो है वो भी क्या बना दिया? वेक्टर आपने कर लिया। ठीक है, एम वेक्टर बना दिया तो ये भी चीज जो है वो हमारे पास क्या बन गई? बीपी वेक्टर बन गई। समझ आई है ये बातें आपको? इस काम को जो है वो आपने करना है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है ये हमारे पास आ गया एक्सियल पॉइंट के लिए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो काम करना है वो हमारे पास अब क्या चलता है, ये वाली चीजें जो है वो हमें पता है।
फिर हम काम करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में, ठीक है। इनके क्वेश्चंस जो हैं वो हम 100 क्वेश्चन वाली सीरीज जो लेके आएंगे उसमें इसके सवाल जो हैं वो मैं करवा रहा हूँ आपको। एम्पियर सर्किटल लॉ, नेक्स्ट टॉपिक जो है पहला था बायोट-सैवर्ट्स लॉ। एक बायोट-सैवर्ट्स लॉ की वजह से आपने अलग अलग एप्लीकेशन जानी। देन हमारे पास है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन का मतलब ये डीएल हो गया, इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप। लूप से करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, तो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट होता है, और म्यू नॉट इनटू में आई है तो एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो मल्टीप्लाई जो है सर वो किससे कर दिया जाता है, एन से। तो बीडीएल बराबर है, और बीडीएल बराबर है किसके, बीडीएल यहाँ पे बराबर है सर, बीडीएल बराबर है म्यू नॉट एन आई के बराबर है, कि बीडीएल की जो वैल्यू है, बीडीएल की वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू नॉट एन आई। नेक्स्ट जो काम है वो हमने करना है किसके लिए, यहाँ पे हम जो काम करेंगे वो सोलेनोइड के लिए करते हैं। और एक सोलेनोइड के लिए जब काम किया जाता है तो एक सोलेनोइड होता क्या है, ठीक है। सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर लेना है, होलो सिलेंडर लेना है। होलो सिलेंडर पे आपने किसको, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स को क्या कर देना है, वाउंड कर देना है। इंसुलेटेड कॉपर वायर्स को अगर वाउंड कर देना है इस तरीके से, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स को आपने एक होलो सिलेंडर के ऊपर वाउंड कर दिया, और इसमें से करंट जो फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट जो है वो इसके अंदर से फ्लो कर रहा है, ऐसे आई करंट अगर इसके अंदर से फ्लो कर रहा है। और ये एक इनफाइनाइट सोलेनोइड है। कौन सी सोलेनोइड है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सोलेनोइड का क्या मतलब है कि सर इसका डायमीटर बहुत छोटा है, किसके कंपैरिजन में, इसकी लेंथ के कंपैरिजन में, कि डायमीटर इज वेरी स्मॉल, डायमीटर इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू इट्स लेंथ। तो काम जो है सर वो हमने क्या करना है यहाँ पे, कि कैपिटल एन जो है वो हमने मान लिए नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। कैपिटल एन जो है वो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स अवेलेबल हैं, तो स्मॉल एन जो है वो हमने मान लिया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया सर, कि कैपिटल एन जो है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, स्मॉल एन जो है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो अगर मैं इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूं, कि मैं इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना चाहूं, तो इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट एन आई के बराबर, ठीक है। इसके एक्सिस के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो इसके एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट एन आई के बराबर, ठीक है। इसमें अगर मैं स्मॉल एन जो है उसको लिखना चाहूं तो स्मॉल एन को हम क्या लिखते हैं, कैपिटल एन डिवाइडेड बाई एल, और इनटू में कितना हो जाएगा, आई के बराबर। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस बताना है तो म्यू नॉट एन आई, स्मॉल एन जो है वो क्या है, कैपिटल एन डिवाइडेड बाई एल, और ये आंसर जो है सर ये किसके लिए है, एक्सिस के लिए, ठीक है। इस तरीके से काम आपने कर लिया। अब अगला जो काम है, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाई बाई आई, ये मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए है, एक्सिस के लिए। अगर हम बात करें कहां पे, आउटसाइड, सोलेनोइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है, आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0। और अगर हम बात करें कहां पे, एंड पॉइंट्स पे, एंड पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस वाले का आधा होता है, आधा होता है, तो म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या, कि जो एक सोलेनोइड है वो सोलेनोइड जो है वो एग्जाम्पल है किसका, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। सोलेनोइड जो है वो एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि सोलेनोइड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट क्या रहता है, सेम रहता है। ये बात जो है ना वो आपको पता हो, ठीक है। कि काम जो आपने क्या करना है, यहाँ पे जब कंसेप्ट देखना है, इस तरीके से चीजें जो है वो आपके पास हैं। ये हमारे पास एक सोलेनोइड थी जिसके अंदर करंट जो फ्लो कर रहा है वो किसके बराबर था, आई के बराबर था, ठीक है। इस तरीके से करंट जो है वो इसमें कितना था, आई। अब काम जो है वो क्या करना है, अब जो चीजें हैं वो कंसेप्ट जो है वो कैसे बनेगा उस पर ध्यान अगर हम दें, तो यहां तक जो फील्ड है एक्सिस पे, तो फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट। जैसे ही एंड्स पे आएंगे तो फील्ड एकदम से क्या हो जाएगा, अपनी वैल्यू को हाफ कर लेगा। जैसे ही एंड्स पे आएंगे तो वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, ये थ्रू आउट जो आंसर है वो कितना है, बी। बी की वैल्यू कितनी है, पूरे एक्सिस पे म्यू नॉट एन आई, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किस पे, एंड पॉइंट्स पे चलता हूँ, तो आंसर कितना हो जाता है, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2। एंड पॉइंट्स पे अगर मैं चलूंगा तो आंसर जो है वो ये वैल्यूज, ये जो वैल्यूज हैं वो किसके बराबर हैं, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है, ठीक है। यहाँ तक पूरे में थ्रू आउट जो आंसर है वो कितना रहेगा, म्यू नॉट एन आई रहेगा, ठीक है। अगले में अगर मैं बात करता हूं तो अगर हम कहाँ चले जाएं, एंड्स पे चले जाएं, तो आंसर कितना हो जाता है, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। ये काम जो है ना वो आपने करना है, ठीक है, इतना प्रोग्राम। नेक्स्ट, ये जो है काम किसके लिए कर लिया, सोलेनोइड के लिए काम हमने कर लिया। अगली जो चीजें हैं, अगली जो बातें हैं
वो हमारे पास ये फील्ड वाला पोर्शन खत्म होता है। नेक्स्ट जो हम काम करेंगे वो काम करेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, कि मैग्नेटिक फोर्स जो है उसकी चीजें कैसे हैं। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो कंसेप्ट जो है वो क्या है, जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, चार्ज पार्टिकल है मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो कंसेप्ट जो है वो आपके पास आता है जिसका नाम है मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। ठीक है, सबसे पहले ही कंसेप्ट जो फोर्स में हम पढ़ते हैं वो है मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स के बारे में काम जो है ना वो आपने करना है। मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स ने क्या कंसेप्ट जो है वो आपको बताया है उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि काम जो है वो आपके पास क्या है, कि आप जो है एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये हमने जो है वो मान ली चीजें कि कंसेप्ट जो है वो आपके पास क्या है, कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जो अवेलेबल है एक्स एक्सिस में, एक चार्ज पार्टिकल क्यू, ठीक है, चार्ज पार्टिकल क्यू जो है वो मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। काम जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है b, चार्ज पार्टिकल कितना है q, मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी कितनी से, v से, और उसका जो एंगल है सर वो कितना दे रखा है, थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस तरीके से तो मैग्नेटिक फील्ड का इसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट कोस जाएगा, परपेंडिकुलर वाले में क्या जाता है, साइन जाता है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो है वो क्या लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, फोर्स लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स जो है उसकी वैल्यू जब दी गई तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू जो है सर वो बताई गई कि एफ किसके बराबर है, एफ बराबर है बी क्यू वी साइन थीटा के, कि फोर्स के बारे में जब बात करी गई तो फोर्स का जो फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला है बी क्यू वी साइन थीटा। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। ठीक है, बताया क्या गया है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल या विद द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बनाया है, थीटा बनाया है, तो फोर्स लगेगा, और फोर्स की वैल्यू जो दी गई सर वो कितनी वैल्यू दी गई है, कि फोर्स की वैल्यू है बी क्यू वी साइन थीटा के बराबर। इस तरीके से काम आपने कर लिया। नेक्स्ट अगर इसका वेक्टर फॉर्मेट में बनाना चाहता हूं तो क्यू को थोड़ा सा बाहर कर लिया, इसको लिख लिया वी बी साइन थीटा। ठीक है, और वी बी साइन थीटा अगर इसको लिखा गया तो ये क्या हो गया, क्यू, इसको मैं लिख सकता हूं तो इसको मैं क्या लिखूंगा, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस तरीके से काम कर लिया, और ये आंसर जो है सर ये किस में चला जाएगा, वेक्टर फॉर्मेट में ये आंसर जो है वो चला जाएगा, कि एफ वेक्टर के बारे में बात करी गई तो इस तरीके से चीजें। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला है बी क्यू वी साइन थीटा, क्यू बाहर गया तो वी बी साइन थीटा बन जाएगा, वी बी साइन थीटा है तो क्या बन जाएगा, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और वी क्रॉस बी है तो ये आंसर जो है सर ये किसके बराबर हो गया, ये आंसर जो है ये आंसर बराबर चलेगा किसके, एफ वेक्टर के। एफ वेक्टर है क्यू वी क्रॉस बी। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया। नेक्स्ट अगली जो बातें हैं उन पे अगर ध्यान देना है तो काम जो है वो आपके पास कुछ कैसे चलेगा। ठीक है, अगर स्पेशल केस करूं कि चार्ज जीरो है, चार्ज जीरो है इसका मतलब क्या है, न्यूट्रॉन मान लो, मैं मान लेता हूं न्यूट्रॉन अगर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, न्यूट्रॉन अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो सर वहां पे फोर्स जो है वो कितना हो गया, जीरो, कि एक चार्ज पार्टिकल जो कि न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन अगर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड पे तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। नेक्स्ट जो बात है सर वो क्या है, कि एक केस जो है वो क्या हो गया, कि थीटा जीरो है, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल साथ चल रहा है, चार्ज पार्टिकल अपोजिट चल रहा है। दो केसेस ले लिए कि एक बार चार्ज पार्टिकल पैरेलल जा रहा है, एक बार चार्ज पार्टिकल एंटी पैरेलल जा रहा है, तो इनमें अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जा रहा है या चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट जा रहा है, तो दोनों केसेस में फोर्स कितना है, जीरो के बराबर। एक लास्ट जो अगर यहाँ पे हम बात करें तो वो काम जो है वो आपने क्या करना है, कि अगर ये चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंट्री ले लेता है, चार्ज पार्टिकल जो एंट्री लेता है वो कैसे लेता है, परपेंडिकुलर एंट्री लेता है, थीटा अगर 90 है तो फोर्स जो है सर वो किसके बराबर है, फोर्स बराबर है बी क्यू वी साइन थीटा, और थीटा कितना है 90 और साइन 90 कितना है 0, तो फोर्स की वैल्यू जो है वो कितनी है, फोर्स की वैल्यू है, और फोर्स की वैल्यू किसके बराबर है, बी क्यू वी के बराबर है। थीटा अगर 90 है, थीटा 90 है इसका मतलब चार्ज पार्टिकल इज एंटरिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंट्री ले रहा है तो साइन 90 कितना है 1, तो फोर्स किसके बराबर हो गया, बी क्यू वी। और ये वाला फोर्स जो है ये कन्वर्ट हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स में, जिसकी वजह से ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है। चार्ज पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग इन सर्कुलर पाथ, चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है कब, जब उस पे
एंट्री जो है वो कैसी हो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर एंट्री हो। ये चीज जो है वो अभी हम और भी डिस्कस करेंगे। तो सर थीटा 0 है या थीटा 180 है तो फोर्स कितना होता है, 0। फोर्स 0 है तो चार्ज पार्टिकल अनडेविएटली चला जाता है, बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी डिफ्लेक्शन के चार्ज पार्टिकल कैसा चला जाएगा, सीधा। परपेंडिकुलर एंट्री लेता है तो किस में घूमने लग जाता है, सर्कुलर पाथ में। अगर थीटा जो है वो कोई अनदर एंगल है, एनी अदर एंगल, एनी अदर एंगल, कोई और एंगल पे अगर चार्ज पार्टिकल चलने लग जाए, एट एनी अदर एंगल, कोई अनदर एंगल पे अगर वो चले, अनदर एंगल का मतलब क्या है सर, यहाँ पे अनदर एंगल का मतलब है कि वो एंगल जो है वो 0 या 90 के अलावा कुछ और एंगल है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल जो है वो हेलिकल पाथ में घूमने लग जाता है। चार्ज पार्टिकल जो है स्टार्ट्स मूविंग इन हेलिकल पाथ, चार्ज पार्टिकल जो है वो हेलिकल पाथ में जो है वो घूमने लग जाएगा। इस तरीके से काम जो है वो बन जाएगा। चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ में घूमेगा और हेलिकल पाथ में घूमेगा तो इस डिफरेंस को हम जो नाम देते हैं दैट इज पिच, और पिच का फॉर्मूला होता है v cos थीटा मल्टीप्लाई बाई टाइम। पिच का फॉर्मूला क्या होता है सर, पिच का फॉर्मूला है v cos थीटा मल्टीप्लाई बाई टाइम। किसी और एंगल पे चार्ज पार्टिकल एंट्री ले तो हेलिकल पाथ में घूमेगा, और अगर हेलिकल पाथ में घूमेगा तो पिच आएगी। पिच का फॉर्मूला कितना है, v cos थीटा मल्टीप्लाई बाई टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले शुरुआत करी मैग्नेटिक फोर्स की। एक चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है उस पे क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। कितना फोर्स लगेगा, बी क्यू वी साइन थीटा लगेगा। फोर्स जो है उसमें क्यू बाहर कर लिया तो क्या हो जाएगा, वी बी साइन थीटा, तो जिसको क्या लिखा गया, वी क्रॉस बी करके लिखा गया। अब अगला जो काम है कि चार्ज पार्टिकल न्यूट्रली है तो फोर्स 0 हो जाएगा। चार्ज पार्टिकल साथ जा रहा है या अपोजिट जा रहा है तो भी फोर्स 0 हो जाएगा। अगला जो काम है, चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंट्री ले रहा है तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा। ये फोर्स सेंट्रीपिटल वाले में कन्वर्ट हो जाएगा और चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाएगा। पार्टिकल अगर किसी और एंगल पे जाएगा तो वो हेलिकल पाथ में घूमने लग जाता है। अब ये 90 वाले के बारे में अगर हम बात करें कि थीटा जो है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा जो था वो कितना था, 90 डिग्री, तो उस समय पे फोर्स जो है वो मैक्सिमम फोर्स था। और मैक्सिमम जो फोर्स है सर उसकी वैल्यू कितनी थी, मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू थी बी क्यू वी साइन थीटा। थीटा कितना था, 90। तो फोर्स जो है सर वो किसके बराबर पता चल गया, फोर्स बराबर पता चल गया बी क्यू वी के, क्योंकि साइन 90 तो कितना होता है 1। इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ले रहा होगा, और अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स लेगा तो इसकी वैल्यू क्या होती है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। चार्ज पार्टिकल सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ले लेगा, और अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसके बराबर है, एम वी स्क्वायर बाई आर, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बी क्यू वी। तो वी से क्या हो जाएगा, वी कट जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आर की बात करता हूं तो आर की वैल्यू हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी एम वी डिवाइडेड बाई बी क्यू आर। और आर की जो वैल्यू है सर वो किसके बराबर है, एम वी डिवाइडेड बाई बी क्यू के बराबर है। हमें क्या पता है कि चार्ज पार्टिकल सेंट्रीपिटल फोर्स लेगा जिसकी वैल्यू क्या है, एम वी स्क्वायर बाई आर, जिसको हम क्या कहते हैं, बी क्यू वी। वी से वी कट गया तो आर को ऊपर ले गए तो ये क्या बन गया, एम वी डिवाइडेड बाई बी क्यू। अब मुझे क्या बताना है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे टाइम पीरियड बताना है। यहाँ पे टाइम पीरियड अगर बताना है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। डिस्टेंस, सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस अगर है तो उसको किससे लिखा गया, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी जो है उसको किससे लिखा गया, v से। सर्कुलर पाथ था तो डिस्टेंस कितना है 2 पाई आर, वेलोसिटी कितनी है v। 2 की जगह 2 है, पाई की जगह पाई है, r की जगह जो वैल्यू है वो कितनी है एम वी डिवाइडेड बाई बी क्यू, और डिवाइड किससे कर दिया, v से कर दिया। v से क्या हो जाएगा, v कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 पाई m डिवाइडेड बाई कितना, बी क्यू। कि टाइम पीरियड जो है सर, सर्कुलर पाथ में घूमने का जो टाइम पीरियड है, सर्कुलर पाथ में घूमने का टाइम पीरियड किसके बराबर है, 2 पाई m डिवाइडेड बाई बी क्यू। इस तरीके से काम कर लिया कि t बराबर है 2 पाई m डिवाइडेड बाई कितना, बी क्यू। ये टाइम पीरियड पता चल गया। क्या इस टाइम पीरियड में कहीं रेडियस है, नहीं, दिस टाइम पीरियड इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रेडियस। इसी तरीके से टाइम पीरियड में क्या कहीं पे वेलोसिटी है, तो टाइम पीरियड में ना वेलोसिटी है, ना रेडियस है, ना वेलोसिटी है। तो ये जो टाइम पीरियड है इंडिपेंडेंट है, ना रास्ते पे डिपेंड करता है, ना किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी। ये टाइम पीरियड पता चल गया मुझे। यहां से वेलोसिटी अगर मैं निकालना चाहूं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, बी क्यू आर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा m। कि वेलोसिटी की बात करूं तो बी क्यू आर डिवाइडेड बाई कितना हो गया m। तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m v स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, हाफ m v स्क्वायर। हाफ m की जगह हाफ m है, v का स्क्वायर, v का स्क्वायर करा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर
आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कितना, एम का स्क्वेयर। तो एक एम से क्या हो जाएगा, एम कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी बी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कितना, 2m। क्या आंसर क्या बन गया, बी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2m। ये आंसर जो है ना सर वो हमने कर लिया। ठीक है, इतनी बातें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। बी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2m। ये काम जो है वो आप लोगों ने कर लिया। इतनी बातें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स के बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट जो है, ये तो नाम क्या था, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। अगला जो कंसेप्ट है वो हमारे पास आता है लोरेंज फोर्स। नेक्स्ट जो काम है जिसको हम डिस्कस करते हैं दैट इज योर लोरेंज फोर्स। अब लोरेंज फोर्स के बारे में अगर मैं काम करूं तो लोरेंज फोर्स वाली चीजें जो है वो कैसे चलेंगी। ठीक है, वो काम पिछले वाला तो कौन सा था, मैग्नेटिक लोरेंज, उसमें स्पेशल नाम है मैग्नेटिक। अब जो नाम है वो क्या है, लोरेंज फोर्स है। लोरेंज फोर्स का मतलब क्या है कि चार्ज पार्टिकल पे टोटल फोर्स। टोटल फोर्स का मतलब क्या है सर, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा प्लस उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों जो हैं उनका वेक्टर सम जो है वो क्या कहलाता है, लोरेंज फोर्स कहलाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला तो हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है Q इंटू में E प्लस मैग्नेटिक वाले का आंसर क्या होता है, Q इंटू V क्रॉस B। इस तरीके से चीजें जो है वो आपको पता है। तो फोर्स बताना है, फोर्स में अगर हम काम करें तो फोर्स वाली चीजें जो है सर वो क्या हो जाएंगी, फोर्स इलेक्ट्रिक वाला फोर्स प्लस कौन सा, मैग्नेटिक वाला। इलेक्ट्रिक वाला फोर्स कितना है, Q इंटू E, मैग्नेटिक वाला क्या है, Q इंटू V क्रॉस B। इस तरीके से काम कर लिया। Q को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो Q को कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या बन जाएगा, E वेक्टर प्लस यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो ये काम क्या हो जाएगा, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाला फोर्स प्लस मैग्नेटिक वाला, इलेक्ट्रिक वाला कितना है QE, मैग्नेटिक वाला Q इंटू V क्रॉस B। Q को कॉमन लिया तो E वेक्टर प्लस V क्रॉस B बन गया। तो ये वैल्यू जो है ये क्या आ गई सर, F वेक्टर हमारे पास की F वेक्टर जो है वो वैल्यू आ गई कि F वेक्टर किसके बराबर है, Q आगे आ गया E प्लस V क्रॉस B। ये काम जो है वो हमारे पास किसका आ गया, F वेक्टर का आ गया। इतना काम कर लिया। अब अगर एक चार्ज पार्टिकल पे दोनों फोर्स लग रहे हैं, उस पे कौन सा भी लग रहा है, इलेक्ट्रिक वाला फोर्स भी लग रहा है, चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक भी लग रहा है, दोनों फोर्स लग रहे हैं, लेकिन चार्ज पार्टिकल फिर भी कैसा जा रहा है, अनडेविएटली। ठीक है, चार्ज इज मूविंग अनडेविएटली। अनडेविएटली का क्या मतलब है, बिना किसी डेविएशन के चार्ज पार्टिकल सीधा जा रहा है। बिना किसी डेविएशन के चार्ज पार्टिकल सीधा जा रहा है, इसका मतलब जितना उस पे क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, उतना ही उस पे क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल बिना किसी डेविएशन के सीधा जा रहा है, इसका मतलब दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट है। इस तरीके से काम हो रहा है। या मैं अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो ये हमारे पास इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। इस तरीके से इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास है। ठीक है, अगला जो प्रोग्राम है वो क्या कह रखा है आपको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। जो ग्रीन कलर है वो किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये क्रॉस किसको शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल बिना किसी डेविएशन के जा रहा है इन क्लोज्ड फील्ड। क्रॉस फील्ड का क्या मतलब है कि दोनों फील्ड अवेलेबल हैं और दोनों एक दूसरे पे कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, और दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। और क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो चार्ज पार्टिकल पे जितना इलेक्ट्रिक फोर्स उतना ही क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। क्यों, क्योंकि दोनों जो हैं उनके होते हुए चार्ज को बिना किसी डेविएशन के जाना है, उसको सीधा ही जाना है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अगर मैं एंट्री करवाऊं तो इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो तो कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, और जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देखी गई तो वो कहां लगेगा, नीचे की तरफ। दोनों, एक ऊपर लग रहा है एक नीचे लग रहा है, दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे तो चार्ज पार्टिकल ना ऊपर जाएगा ना कहां जाएगा, नीचे। चार्ज पार्टिकल कैसा निकल जाएगा, सीधा निकल जाएगा। चार्ज पार्टिकल को सीधा जाना है, उसके लिए ये काम जो है वो आपने कर लिया। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू Q इंटू ई, मैग्नेटिक वाला कितना, बी क्यू वी, क्यू से क्यू गया तो ई किसके बराबर है, ई बराबर है BV के। और अगर मैं V वेलोसिटी निकालना चाहूं, सेफ वेलोसिटी जिसके लिए चार्ज पार्टिकल सीधा चला जाए, तो वो वैल्यू जो है सर वो हमारे पास क्या है, वो वैल्यू आती है वेलोसिटी की E डिवाइडेड बाई B, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से काम जो है ना वो हमारे पास हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में आपने क्या जाना, लोरेंज फोर्स। लोरेंज फोर्स का मतलब दोनों फोर्सेस बताने हैं, इलेक्ट्रिक वाला भी लगेगा मैग्नेटिक वाला भी, दोनों का आपने क्या बताना है, वेक्टर सम बताना है। दोनों के फॉर्मूले के हिसाब से लिख लिया।
अब एक कंडीशन भी जान ली जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, मैग्नेटिक भी। इलेक्ट्रिक लगता है तो चार्ज कहाँ चला जाता, ऊपर। मैग्नेटिक लगता है तो कहाँ चला जाता, नीचे। दोनों इक्वल और अपोजिट है तो चार्ज पार्टिकल कैसा चला जाएगा, सीधा। और चार्ज पार्टिकल अगर सीधा चला जाएगा तो जितना उस पे इलेक्ट्रिक वाला है उतना ही उस पे मैग्नेटिक वाला है। वहां से आपने एक वेलोसिटी निकाली जिसके कोरस्पॉन्डिंग दोनों फोर्सेस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ये काम आपने कर लिया। तो पहला जो कंसेप्ट था वो किसका था, मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स का। इसी के बेसिस पे फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या है कि फोर्स बताना है ऑन करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। सीसी का मतलब करंट कैरिंग, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है। और करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर जब किस में रखा गया, फोर्स ऑन करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को इंक्लाइंड बना लेते हैं, कंडक्टर ले लेते हैं सीधा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या है, कोई भी एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है सर वो किसके बराबर है, आई करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है। और हमने कंसीडर क्या कर लिया कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अंदर इसको प्लेस कर दिया। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो करंट ने एंगल बनाया है सर वो किसके बराबर है, थीटा के बराबर। ये कंडक्टर है जिसकी अंदर करंट कितना है, आई, जिसकी लेंथ कितनी है, एल। इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बी है, करंट आई है, लेंथ एल है, थीटा एंगल इनके बीच में है। तो जो फोर्स एक्ट करेगा, कितना फोर्स एक्ट करेगा सर, फोर्स एक्ट करेगा, फोर्स बराबर है बिल साइन थीटा के। फोर्स एक्ट करेगा और कितना फोर्स एक्ट करेगा सर, बिल साइन थीटा। इस तरीके से काम जो है ना वो आपको पता है, ठीक है। बिल साइन थीटा जो है वो फोर्स की वैल्यू होगी। अब अलग अलग थीटा पे अलग अलग फोर्स आएंगे, जिसमें अगर हम बात करें तो फोर्स को वेक्टर फॉर्मेट में जब लिखा गया तो वेक्टर फॉर्मेट में इसका आंसर आया आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर जो है ना वो आ रहा था कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, बिल साइन थीटा। आई एल को आगे कर लिया, बी को पीछे कर लिया, तो आई एल वेक्टर क्रॉस क्या हो गया, बी वेक्टर। तो फोर्स की वैल्यू आ गई आई एल क्रॉस बी। इस तरीके से काम आपने करा। नेक्स्ट जो काम है, इन चीजों को जानने के बाद हम अगला जो टॉपिक पढ़ रहे होते हैं यहाँ पे कि हमारे पास दो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं। इस तरीके से करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर्स जो हैं वो आपको दिखा रखे हैं। इनके बीच में ये जो करंट है इसमें कितना है, I1, इसमें जो करंट है वो कितना है, I2। इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, I1। इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है सर वो किसके बराबर है, I2 के बराबर, ठीक है। इनके बीच का जो ये सेपरेशन है, सेपरेशन जो है लेट अस कंसीडर कि दोनों के बीच में सेपरेशन जो है सर वो किसके बराबर है, R के बराबर है, ठीक है। दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं हैविंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। तो हमने क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है कि सर ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मान लो इसको नाम क्या दे दिया, फर्स्ट, इसको क्या नाम दे दिया, सेकंड। तो फोर्स, फर्स्ट पे फोर्स लगता है सेकंड की वजह से, सेकंड पे फोर्स लगता है फर्स्ट की वजह से, ठीक है। सेपरेशन आर था, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कब करते हैं अट्रैक्ट, टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर्स हैविंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में जब करंट चलता है तो ये एक दूसरे को क्या करने लग जाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और अगर अट्रैक्ट करते हैं तो फोर्स की वैल्यू होगी, और फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू जब निकाली गई तो वो आंसर आया म्यू नोट I1 I2 और डिवाइडेड बाई कितना, 2 पाई R, ठीक है। फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू जब देखी गई तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो आंसर आया सर वो कितना आया, म्यू नोट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई R, ठीक है। दो कंडक्टर्स जो हैं वो अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं तो इसका मतलब उनमें करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम। अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, यहाँ पे ये वाला केस तो क्या है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन सेम थी और क्योंकि करंट की डायरेक्शन सेम थी तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। और अगर मैं बात करूं इसमें करंट जो है वो ऊपर की तरफ है और यहाँ पे जो करंट है सर वो कहाँ हो जाए, नीचे की तरफ। करंट ऊपर है, इसमें करंट नीचे है, इन दोनों में सेपरेशन जो है वो कितना है, R है। इन दोनों में सेपरेशन कितना है, R। तो करंट ऊपर और नीचे अगर है तो इसका मतलब ये दे विल रिपेल ईच अदर। इसका मतलब ये जो है ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये रिपेल करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, और इस तरीके से चीजें जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए। और फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला कितना होगा सर, म्यू नोट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई R। इसके बाद जो है वो हम टॉर्क वाला कंसेप्ट, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटीज, ठीक है, कन्वर्जेंस, ठीक है, और छोटे मोटे कुछ काम हैं जिनको हम कल वाले काम में डिस्कस कर रहे होंगे। ये बातें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए, इनके बेसिस पे हम क्वेश्चन भी लगा रहे होंगे, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से जो है वो आपने कर लेना है, कोई दिक्कत अगर आती है तो उसको पूछेंगे।